हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। रीड स्पेशल में आज हम सेकंड क्लास पे चर्चा करने वाले हैं जो कि हिंदी के बारे में। तो हम हिंदी में यहाँ रीड लेवल फर्स्ट और लेवल 2 की तैयारी में हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीड 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे लेवल 1 में। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन हमने लैंग्वेज फर्स्ट से यानी कि हिंदी से लिए हुए हैं। तो आज उस कुछ 20 क्वेश्चन है उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन के जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर से मैच कराए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है बनकर रीड के एग्जाम में, वो भी हिंदी का। ठीक है, तो इस सिलसिले में आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए कुछ 20 क्वेश्चन है उन पर हम चर्चा करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से हिंदी ग्रामर के जो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन रीड एग्जाम में पूछा जाता है उनके बारे में एक समझ विकसित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पर इससे पहले अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विद्यालय शब्द में है, यानी कि आपसे पूछी जा रही है कि विद्यालय शब्द में संधि कौन सी है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विद्यालय का पहले हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ हो जाएगा विद्याधन आलय। ठीक है, विद्याधन आलय की अगर हम बात करें तो ये क्या बनकर आएगा, ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है विद्यालय यानी कि विद्याधन आलय। लेकिन दीर्घ स्वर संधि ना देकर हमें केवल स्वर संधि दिया है, इसका मतलब ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। विद्यालय में कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि, और इसमें स्वर संधि में कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी संधि से। अब आपको इतनी समझ आ गई कि आपको रीड लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी के लिए आपको संधि पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए संधि में दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया है, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल। देखिए संधि पूछी भी जा रही है तो कितनी सीधी सीधी संधि आपसे पूछ ली गई है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। प प्लस वन, पो प्लस अन, पव प्लस अन या फिर पव प्लस ना। ठीक है, तो पवन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अन। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि ये कौन सी संधि है, पवन कौन सी संधि है, तो पवन जो है वो अयादि संधि है। पवन अयादि संधि है जो पो प्लस अन इसका संधि विच्छेद बनकर आता है। क्लियर हो गई बात। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वचन से क्वेश्चन पूछा गया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, 1, 3, 2 या फिर 4। ठीक है, तो हमें बचपन से रटाया गया है कि हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिंदी में अगर हम वचनों की संख्या की बात करें तो वो होती हैं 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन क्या होगा, आगरों, आगरे, आगरे या फिर बहुवचन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि आगरा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है अगर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं क्या होगी, ये बहुवचन में इसका नहीं होगा, इसलिए आगरा क्या होगा, इसका बहुवचन कभी नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है। पद कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, और इसी अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम अव्यय की बात करें तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अब आपका छोटा सा काम है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अव्यय के ये चारों प्रकार के नाम कौन कौन से हैं। क्लियर, देखिए हम एक एक क्वेश्चन से जो कुछ भी क्वेश्चन में आएगा हम सबको समझते हुए चलेंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो अव्यय कितने प्रकार के, यानी कि अविकारी शब्दों की संख्या हमने बता दी कि ये 4 तरह की होती हैं। अब आप बताइएगा कि ये होती कौन कौन सी हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन है, शब्दों के सही रूप का चयन कीजिए। एक शब्द है, इसका आपको सही चयन करना है, तृष्णा का। ठीक है, तृष्णा का सब सही चयन आपको करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तृष्णा ऐसे शुद्ध वर्तनी तृष्णा की ये रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जो है हर हिंदी के बहुत सारे पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा, कवि, कवित्री, कवियत्री या फिर कवयित्री। ठीक है, तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप बनकर आता है वो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कवयित्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कवियत्री नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं। हमने बार बार कहा है, रीट एग्जाम में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और लेकिन टॉपिक सारे कवर किए हुए हैं। चाहे आपका संधि हो, चाहे समास हो, तत्सम तद्भव हो, या फिर वाक्य हो, या फिर शब्द से क्वेश्चन हो। ठीक है, यानी पढ़ना आपको हिंदी ग्रामर में हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों कह सकते हैं, प्रयोग कर लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संस्कृत। ठीक है, तो बिना किसी परिवर्तन के अगर हम संस्कृत के शब्दों को हिंदी में प्रयुक्त कर लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, जैसे घृत हो गया, ठीक है, वायु हो गई, अग्नि हो गया, ये सारे कौन कौन से, ये संस्कृत के शब्द हैं, ना कि हिंदी के, लेकिन ये हिंदी में एज इट इज यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी समास में, देखिए समास से भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, और समास वाला वीडियो मैंने करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो समास का जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका उस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रधान समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। ठीक है, जब दोनों पद, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, माता पिता। ठीक है, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें और मिलेगा। ठीक है, जैसे माता और पिता, ठीक है, और एवं ये सारे शब्द मिलेंगे समास विग्रह करते टाइम। ठीक है, दिन रात, पाप पुण्य, ये सब क्या है, ये द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं। तो जिसमें दोनों प्रधान होता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं, वहां कौन सा समास होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिर से शुद्ध वर्तनी का शब्द, शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आ गया कि शुद्ध शब्द कौन सा है। एक शब्द है उज्ज्वल। ठीक है, आपको बताना है कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, कैसे लिखा जाएगा उज्ज्वल। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उज्ज्वल में हमेशा आधा जा और आधा जा रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उज्ज्वल जब भी आएगा इसमें आधा जा और पूरा जा कभी नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा, आरक्त, निरक्त, विरक्त या फिर आसक्त। तो अनुरक्त का जो राइट आंसर होगा विलोम शब्दों का वो क्या हो जाएगा, विरक्त। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अनुरक्त का विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। अब तत्सम का अर्थ आपने समझ लिया कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब इनमें देखिए चार चार शब्दों का क्रम दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समूह जो है वो तत्सम है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, ओष्ठ, किताब, रानी और चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी और कार्य, काष्ठ, घोड़ा, कारीगर और घृत कर्म। ठीक है, अगर आप ए ऑप्शन देखेंगे, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि, यहाँ पे जो चारों शब्द आपको दिख रहे हैं, जो समूह दिख रहे हैं शब्दों के चारों, वो सारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो चाकू, रानी, ओष्ठ तो है तत्सम, ठीक है, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। इसी तरह देखिए हाथी, चम्मच, ये सारे नहीं मैच कर रहे हैं। इसी तरह घोड़ा,
कारीगर ये सब मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो राइट आंसर आएगा वो रहेगा शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। ये जो ए ऑप्शन का जो समूह है शब्दों का वो तत्सम शब्दों की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, तो यहां आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 3 में आपको उपसर्ग देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन भी है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। कुरूप, कुशल, कुकर्म और कुचाल। सबसे पहले मैं उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए उपसर्ग होते क्या हैं, जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर, ध्यान रखिएगा उपसर्ग पहले लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग जो होते हैं वो किसी शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्दों में ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी उपसर्ग को लगा देंगे। जैसे एक शब्द मैंने ले लिया, ठीक है, एक शब्द मैंने लिया हार। ठीक है, हार क्या है? हार एक मूल शब्द है। ठीक है, हार एक मूल शब्द है, तो इसके साथ जो शब्दांश प्रयुक्त होने पर नया शब्द बनता है तो ये क्या बन जाएगा? आहार। ठीक है, आ उपसर्ग यहाँ पे लग जाएगा तो ये एक पूरा एक जो शब्द बन जाएगा, ये क्या होगा? एक किसी नए शब्द को, ये नया शब्द एक बन गया, यानी कि नए शब्द का ये निर्माण कर रहा है इसमें आ उपसर्ग जब लग गया। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को देखकर देखिए यहां पे क्या हो रहा है। रूप जो है, रूप एक मूल शब्द है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कु उपसर्ग लग गया तो ये कुरूप बन गया। इसी तरह कुशल, ठीक है, कुकर्म और कुचाल। तो कुकर्म, कर्म जो है ये मूल शब्द है, यहाँ कु उपसर्ग लग गया। चाल एक मूल शब्द है, यहाँ पे कु उपसर्ग लग गया तो ये कुचाल हो गया। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो शल कौन सा मूल शब्द है? शल कोई मूल शब्द नहीं है, तो कुशल अगर कु उपसर्ग लग गया तो ये भले कुशल बन गया, लेकिन शल कोई मूल शब्द नहीं है। ठीक है, तो यानी जिस शब्द में उपसर्ग नहीं प्रयुक्त हो रहा है वो क्या है? कुशल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? अब यहाँ प्रत्यय, उपसर्ग की बात हमने इसके पहले की, यहाँ प्रत्ययों की बात करेंगे कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह और मीन। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। पुजारिन में प्रत्यय बाद में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे पुजारिन, पुजारिन में कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समास से ये फिर से क्वेश्चन आ गया जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। ठीक है, तो जहां भी आपको दिख जाए कि जो किसी संख्या का बोध करा रहा है वहां आप, और किसी समूह का बोध करा रहा है, वहां आप आंख बंद करके द्विगु समास पे टिक कर देंगे। ठीक है, यानी कि द्विगु समास जो होता है इसमें पहला पद जो होगा वो किसी संख्या का बोध कराएगा और ये किसी समूह या समाहार का भी बोध कराता है। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, चौराहा। ठीक है, चौराहा यानी यहाँ पे चार, यानी कि शब्दों का समाहार का बोध हो रहा है, जैसे त्रिलोकी। ठीक है, ये सारे क्या हैं? द्विगु समास के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास अभी हमने बताया जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं उनको हम द्वंद्व समास कहते हैं। लंबोदर, लंबोदर तो बिल्कुल नहीं होगा। नर नारी, शरणागत, अंधकूप। तो नर नारी, ये बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नर और नारी, अगर समास विग्रह करेंगे तो नर और नारी हो जाएगा, तो यही बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान है। अभी हमने बताया माता पिता, दिन रात, पाप पुण्य, ये सारे क्या हैं? ये द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? एक शब्द बताना है जो नगर में रहता है। शहरी, नागर, नगर वधु या फिर नौकर। ठीक है, तो नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है जो किसी जाति का बोध कराता है, जो किसी समस्त जातियों का बोध कराता है। लोहा, पुस्तक, लकड़ी या फिर शैशव। ठीक है, हमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, यानी 3 जो है वो जातिवाचक है, इनमें से एक जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए लोहा भी जातिवाचक संज्ञा है,
पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा है, लकड़ी भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन शैशव, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शैशव जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम शैशव का जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शिशु, शिशु क्या हो जाए, अगर यहाँ पे शिशु होता तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती, ठीक है, लेकिन यहाँ शैशव है जो कि भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, राम घर पर सो रहा है, निसार खेलता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से संप्रदान कारक किन वाक्य में है। तो मेरा घर स्टेशन से दूर है, ठीक है, देखिए संप्रदान का मतलब पहले समझ लीजिए, संप्रदान का अर्थ होता है देना, ठीक है, जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है या फिर किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहां क्या होता है, संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो देखिए मेरा घर स्टेशन से दूर है, अब यहाँ तो कुछ दिया जा नहीं रहा है, राम घर पर सो रहा है, यहाँ भी नहीं दिया जा रहा है, निसार खेलता है, खेलने की बात हो रही है, लेकिन बी ऑप्शन अगर हम देखें तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिया, ठीक है, तो देने की बात अगर हो रही है कहीं तो वो बी ऑप्शन में हो रही है, राजा ने निर्धनों को कंबल दे दिया, यानी राजा ने निर्धनों को कंबल दान में दे दिया या फिर दे दिया, ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन में संप्रदान कारक प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक, ठीक है, तो वह स्वतः ही जान जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने 2011 रीट फर्स्ट लेवल से लिए हुए थे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल, देखिए कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था 2011 की अगर हम बात करें तो इसी तरह से थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होगा, पर इसी तरह मिलते जुलते क्वेश्चन आपको 2021 में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।